हेलो फ्रेंड, दिस कल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विद अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर के आए हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स आज की क्लास में, वो आपके एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी पर यानी कि पेडागोजी बेस पर होगा। और जो हमारा टारगेट होगा फ्रेंड्स कि हम लोग अपने 15 में आउट ऑफ 15 ला सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करें उसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल है लर्न विद अल्पना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके जो 15 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके गद्यांश पद्यांश से आते हैं, और जो 15 क्वेश्चन है आपके पेडागोजी से आते हैं। तो हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। यानी कि जो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार फ्रेंड्स आपके स्कूल में जो पहली भाषा पढ़ाई जाए वो कौन सी होनी चाहिए, और यानी कि और या फिर और कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहला है आपका हिंदी अंग्रेजी, सेकंड है अंग्रेजी विदेशी, थर्ड है आपका मातृभाषा और क्षेत्रीय, और फोर्थ है आपका मातृभाषा हिंदी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में जो पहली भाषा पढ़ाई जानी चाहिए वह आपका मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है वो भाषा होनी चाहिए, या फिर जो आपके यानी कि जो आपका मदर टंग है, जो घर की भाषा है, मातृभाषा है, जो बच्चे ने पहले से ही सीखी है, ठीक है, वो भाषा होनी चाहिए वहां पर स्कूल में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, सॉरी थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। यानी कि जब व्याकरण पढ़ाने पर व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि है फ्रेंड्स, वो किस पर सर्वाधिक बल देती है। पहला ऑप्शन है उदाहरणों पर, सेकंड है मानकता पर, और थर्ड है आपका नियमों, और फोर्थ है आपका परिभाषा। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी व्याकरण विधि पढ़ाने में जो आपका आगमन विधि होता है, सबसे पहले फ्रेंड देखिए आगमन विधि किसको कहते हैं, जिसमें देखिए जो विशेष तथ्य या फिर घटनाओं के निरीक्षण या फिर विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों या फिर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इस विधि में फ्रेंड्स आप लोग ज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर नामक यानी कि जो शिक्षण सूत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आगमन विधि होता है फ्रेंड्स, वो उदाहरण से नियम की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कुछ दिन से देखिए 2-3 दिन से क्लास नहीं चल रही थी, एमए वालों का एग्जाम था, तो मैंने उन लोगों के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करके वीडियो बना रहे थे, ठीक है। तो आज से फ्रेंड्स हम लोग फिर से अपने सीटेट की क्लास में कंटिन्यू लग जाएंगे 20 जनवरी तक, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है, बल्कि डैश को समझने में मदद करती है। यानी कि थोड़ा-सा जुकाम का भी असर हो गया है, गले में खराश हो गई है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाषा के संदर्भ में जो संचार माध्यमों का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वो ना केवल आपकी सामाजिक संवेदनाएँ को भी विकसित करता है, बल्कि वो आपको समझने में भी मदद करता है। यानी कि बल्कि वो किसको समझने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है आपका विभिन्न माध्यमों का उपयोग, सेकंड है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, थर्ड है आपका विभिन्न माध्यमों की जानकारी, और फोर्थ है आपका विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका भाषा के संदर्भ में जो आपका संचार माध्यम है, ठीक है, इसका प्रयोग न ही आपके सामाजिक संवेदनाएं को विकसित करता है, बल्कि ये आपको यानी कि जो विभिन्न माध्यम है, ठीक है, उसकी जो प्रयुक्त भाषा है फ्रेंड्स, इसको भी समझने में मदद करता है आपका जो संचार माध्यम है, ठीक है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भाषा का संदर्भ है फ्रेंड्स, उसमें आपके जो संचार माध्यम है, उसमें उसका जो प्रयोग है वो न केवल आपके सामाजिक संवेदनाएं को विकसित करता है, बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में भी ये मदद करता है, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। यानी कि कहानियों में जो विभिन्न शैली होती है फ्रेंड्स, उस पर जो की गई चर्चा होती है, ठीक है, वो बच्चों को किस में मदद करती है। पहला ऑप्शन है कहानी के तत्वों को याद करने से फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर निगेटिव लगा दीजिएगा। याद करना रट्टाफिकेशन यानी कि निगेटिव आपका ये पर्सन होता है। सेकेंड है कहानियों की कमियां बताना। देखिए कहानियों की कमियां बताना फ्रेंड्स, इसमें जो बच्चों को मदद करेगा ये आपका नहीं होगा, और ना ही आपका व्याकरण समझने में होगा, ठीक है, बल्कि जो कहानियां रचने में होगा।
ठीक है, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4th ही होगा कि जो कहानी है फ्रेंड्स उसकी विभिन्न शैलियों पर जो की गई चर्चा है उसे कहानियां रचने में मदद करती है। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा रचने यानी कि खुद को कार्य करने, किसी कार्य को रचने यानी कि सृजनात्मक करना, उसका रचना करना। ठीक है, ये सबसे आपका उपयुक्त आंसर होता है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, यानी कि जो संदर्भ में जो व्याकरण है, ठीक है, वो किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर। सेकंड है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। थर्ड है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। और फोर्थ है कि पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो देखिए फ्रेंड, जो संदर्भ में व्याकरण जो होता है वो किस पर बल देता है, तो यहाँ पर फ्रेंड जो पढ़ाते समय जो आपके प्रसंगवश आने वाले जो व्याकरणिक बिंदु है, ठीक है, इसको स्पष्ट करने में ये जो आपका संदर्भ में व्याकरण है वो उसको बल देता है। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। बिल्कुल सही बात है कि देखिए प्रत्येक भाषा जो शिक्षक होता है, भाषा शिक्षक, उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो उसकी कक्षा के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। पहला ऑप्शन है भाषिक व सांस्कृतिक, सेकंड है सांस्कृतिक व आर्थिक, थर्ड है आर्थिक व सामाजिक, और आपका लास्ट है चौथा सामाजिक व व्यावसायिक। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ये हो जाएगा कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी जो उसकी कक्षा के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है आपके भाषा टीचर को एक। ठीक है, जो लैंग्वेज टीचर है उनको जानना ये बहुत जरूरी है कि जो बच्चा है वो कैसे, उसकी भाषिक और सांस्कृतिक स्थिति वो कैसी है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पृष्ठभूमि है उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने, ठीक है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री, पहला ऑप्शन है कृत्रिम, सेकंड है आपका प्रामाणिक, थर्ड है अनुपयोगी और फोर्थ है आपका मनोरंजक। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड कि जो 7वीं क्लास में पढ़ने वाला ऋषभ है उसने बच्चों को जल संरक्षण पर यानी कि आधारित सरकार द्वारा जो जारी किया गया है पोस्ट, ठीक है, उसको दिखाया और उस पर चर्चा किया। तो जो ऋषभ द्वारा प्रयुक्त ये सामग्री है फ्रेंड्स वो कैसा है, कृत्रिम है, प्रामाणिक है, अनुपयोगी है या फिर मनोरंजक है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, प्रामाणिक, यानी कि सरकार द्वारा कोई भी चीज दिया जाता है वो आपका प्रामाणिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, यानी कि जो कविता शिक्षण होता है फ्रेंड्स उसके समय, यानी कि कविता का जब आप शिक्षण करा रहे हैं तो उस समय शिक्षक जो होता है उसके द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि जिनका एक ही उत्तर हो। देखिए जिनका एक ही उत्तर होता है फ्रेंड्स वो तो आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका अभिसारी चिंतन हो जाएगा। हम लोगों को अपसारी चिंतन के बारे में बात करनी है। ठीक है, आपके एक ही क्वेश्चन के जहाँ पर कई आंसर होते हैं, मुक्त अंत वाले क्वेश्चन, वो आपका सबसे यानी कि इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित वही होता है और सबसे ज्यादा बेहतरीन और अच्छा भी वही होता है। ठीक है, सेकंड है जिनका उत्तर पुस्तक में दिया गया हो, ये भी आपका नहीं होगा। और थर्ड है आपका कि जिनके उत्तर सरल हो, ये भी नहीं, बल्कि सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जिनके उत्तर विभिन्न हो, यानी कि एक ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। ठीक है, यानी कि कई प्रकार से उनके आंसर निकल जा रहे हो या फिर एक ही क्वेश्चन के कई आंसर हो, वही आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। पहला ऑप्शन है तार्किक शक्ति का विकास, सेकंड है अनुकरण क्षमता का विकास, थर्ड है आपका भाषा की बारीकियां समझना और लास्ट है फोर्थ कल्पनाशीलता का विकास। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अच्छा क्या होगा कि जो नहीं वाले हैं वो ध्यान देना है कि जो गद्य शिक्षण में अपेक्षित क्या नहीं है। तो देखिए कल्पनाशीलता का विकास ये तो आपका बहुत ही अच्छा होता है, भाषा की जो बारीकियां समझना होता है फ्रेंड्स वो भी बहुत अच्छा है,
और तार्किक शक्ति का विकास यानी कि तर्क देना, खुद से तर्क देना, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन जो अनुकरण क्षमता का विकास होता है, ये आपका निगेटिव होता है। अनुकरण करना क्या होता है फ्रेंड? जैसे कि दूसरों का नकल करना, ठीक है। तो गद्य शिक्षण में आप जितना ही दूसरों का नकल करेंगे, ये आपके लिए अपेक्षित बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जो नहीं होगा फ्रेंड्स वही हमारा सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था, ठीक है। तो जो नहीं होगा वही सही होगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए 2 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हम लोग वहीं पे जाकर देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि यानी कि जो हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक है फ्रेंड्स, उसमें हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके। सेकंड है ऑप्शन आपका कि बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। और थर्ड है आपका कि बच्चों को हिंदी तर रचनाओं की जानकारी मिल जाए। और लास्ट आपका फोर्थ है कि बच्चे हिंदी तर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आपके हिंदी तर भाषाओं की जो रचना है, ठीक है, उसको स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि यानी कि जो आपका हिंदी जो बच्चे हैं वो हिंदी तर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यानी कि विशेषताओं से परिचित होना रचनाओं के, ठीक है। तो ये आपका सबसे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो हिंदी भाषा है फ्रेंड्स, उसकी पाठ्यपुस्तक में हिंदी तर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो हिंदी तर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये आपका प्रमुख उद्देश्य होगा रचनाकारों के बारे में जानना। सेकंड है हिंदी भाषा की प्रसिद्धि रचनाओं को जानना, ये भी आपका नहीं होगा। थर्ड है कि हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ये आपका हम मान सकते हैं, नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना ये आपका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है फ्रेंड्स, प्राथमिक यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर। बट फोर्थ देखिए बट फोर्थ आपका क्या है कि हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करें, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आंसर है फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा कि हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो हिंदी है, ठीक है, उसकी जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना ही आपका महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भाषण, परिचर्चा, संवाद, ठीक है, बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। यानी कि भाषण, परिचर्चा और जो संवेग है, ठीक है, सॉरी संवाद है, ये बच्चों की किसकी क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। पहला ऑप्शन है कल्पनाशीलता, सेकंड है अनुकरण, थर्ड है लिखित अभिव्यक्ति और फोर्थ है आपका मौखिक अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो सब आपका क्या हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति। देखिए जो भाषण है, ठीक है, आप बोल करके बात करके किसी को भाषण दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी सब्जेक्ट पर आप परिचर्चा कर रहे हैं, आप किसी से या फिर संवेद कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है फ्रेंड्स, ठीक है, इसी क्षमता का यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसका विकास करने में आपका सहायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना किसमें मदद करता है। यानी कि जो गद्य रचना है उसको पद्य में रूपांतरित करना और जो पद्य है उसको गद्य में रूपांतरित करना वो किसमें मदद करता है। आपके पहला ऑप्शन है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, सेकंड है भाषा व्याकरण पर अधिकार और आपका थर्ड है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन और लास्ट आपका फोर्थ है अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड, जहां पर सृजनात्मक शब्द आता है या फिर सृजन वर्ड आता है वहीं आप लोग पॉजिटिव कर दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कि आप लोग का गलत होगा। जहां पर आप सृजन वर्ड देखिए वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जहां पर जो गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना या फिर पद्य को गद्य में रूपांतरित करना होता है तो ये आपके साहित्य के जो सर्वोत्कृष्ट सृजन है उसमें ये मदद करता है, ठीक है। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? यानी कि जब आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें हिंदी भाषा का जो है सीखने सिखाने के लिए आप सबसे अधिक, ठीक है, किसको महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है व्याकरण की पुस्तक, सेकंड है आपका पोस्टर, थर्ड है आपका पाठ्य पुस्तक और फोर्थ है आपका साहित्यिक सामग्री। तो जो यहाँ पर फ्रेंड्स 8वीं क्लास में जब आप हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे सर्वाधिक किसको महत्व देंगे, तो वो आपका साहित्यिक सामग्री हो जाएगा, क्योंकि बात की गई है आपकी हिंदी भाषा के, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आज के हम लोग हिंदी पेडागोजी के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? यानी कि जब आप छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी कि 6 क्लास में है, ठीक है, तो उसमें आप बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, सेकंड है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, केवल जहां पर आपका वर्ड केवल आता है फ्रेंड्स निगेटिव हो जाएगा, थर्ड है जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले, और थर्ड है आपका कि जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़ाना चाहते हो, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा, न आ गया यानी कि नहीं, तो ये आपका नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या दिया है कि सीखने सिखाने की पद्धति का समर्थन करना है, इसमें क्या दिया है कि बोलने के अवसर, और क्या दिया है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो। तो देखिए जब अंतःक्रिया करेंगे फ्रेंड्स, वो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करने का मतलब होता है, ठीक है। और बोलने का अवसर जो है ये इससे उपयुक्त आपका जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जिसमें जो बच्चे हैं वो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, तो सीखने सिखाने की जो पद्धति है उसमें सबसे ज्यादा समर्थन वो करेंगे, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिए, चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना, ठीक है। और कंटिन्यू फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिएगा, 20 जनवरी तक हम आप लोगों को कंटिन्यू क्लास कराएंगे। ये हिंदी की क्लास आपकी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आप लोगों के लिए SST की क्लास लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।